जागने की आवश्यकता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक गीत बोला करते थे, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। खून है स्वदेश के लिए, प्राण है स्वदेश के लिए। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को। उत्तर प्रदेश में एक प्रयास शुरू हुआ है। हम विकास की बात करते हैं, विकास बिना जनसंख्या के रुकावट के आगे हो ही नहीं सकता। विकास को अचीव करना है, यूएन डेवलपमेंट की बात आती है, जो यूएनडीपी की गोल्स हैं उनको बिना जनसंख्या के नियंत्रण के हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी बात को लेकर हम आगे आपके साथ बात करेंगे। दोस्तों मित्रों, हर राष्ट्र की उन्नति का जब हम स्तर देखते हैं, विकास के पैमाने देखते हैं, तो ध्यान में आता है कि वहाँ का शिक्षा का स्तर कैसा था, वहाँ का स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, वहाँ पर रोजगार के अवसर कितने हैं, वहाँ पीने का जल कितना अच्छा है, वहाँ वातावरण कितना स्वच्छ है, वायु कितनी स्वच्छ है। ये सारे पैमाने पर जब हम अपने राष्ट्र को और अन्य राष्ट्रों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि बौद्धिक संपदा, हमारे तपस्या में, सेवा करने के भाव में, श्रद्धा के भाव में कतई कोई कमी नहीं है। परंतु एक चीज़ जो हमारे खिलाफ जा रही है वह है हमारी अपनी ही नीतियों का ठीक से निर्धारण ना होना। मैं उसका दोष अभी किसी सरकार या किसी और व्यक्ति विशेष पर नहीं देना चाहता, परंतु ये एक निश्चित रूप से मानता हूँ कि यदि एक घर में 4 लोग रह सकते हैं तो कोई व्यक्ति आ जाए गेस्ट के रूप में तो 6 व्यक्ति रह सकते हैं, 8 व्यक्ति रह सकते हैं। परंतु ये कैसे संभव है कि उस 4 लोगों के घर में 40 ही नहीं 400 लोग आके रह जाएं? संभव ही नहीं है साहब। उसकी उन्नति कैसे होगी? वो परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे अपनी व्यवस्था करेगा? ये एक प्रश्न चिन्ह है। भारत आगे बढ़े, भारत राष्ट्र का गौरव बढ़े, भारत की सुख संपदा बढ़े, भारत का वैभव बढ़े, भारत परम वैभवशाली बने, ये स्वप्न है भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता का। ये तड़प है, ये पीड़ा है। इसके लिए हम जीते हैं, इसके लिए हम श्वास लेते हैं, इसको प्राणपन से अचीव करना चाहते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसके लिए लगातार स्वर दिया है। आज वैश्विक आपदा की बात करें तो लोग कोरोना को समझते हैं। अब वैश्विक आपदा के रूप में आप आने वाले दिनों में पीने की जल इस समस्या को देखेंगे। राष्ट्रीय आपदा में, वैश्विक आपदा में यदि आप देखेंगे तो गरीबी और भुखमरी को देखेंगे, महंगाई, बेरोजगारी को देखेंगे। अमेरिका चिंता कर रहा है कि उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, इंग्लैंड चिंता कर रहा है कि उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। वो देश जिनकी जनसंख्या मात्र 33 करोड़ है, वो अमेरिका वो चिंता कर रहा है। वो भारत जो उससे 5 गुना जनसंख्या का भारत है, परंतु जिसका क्षेत्रफल अमेरिका इतना बड़ा और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या इतनी, और भारत में रहने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा और उसके लिए स्थान इतना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारत से 5 गुना बड़ा स्थान रखने वाला रूस, जिसकी जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है, हम आज रूस से अपनी डिफेंस के लिए सामान खरीदते हैं साहब। मैं पिछली बार भी कह चुका और इस बार भी कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस बात को स्वर दिया 2019 में कि भारत की जनसंख्या उनके लिए चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी स्वर दिया कि भारत की जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और ये भी स्वर दिया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र बनाना है। तो उसको आगे अचीव कैसे करना है, हाउ टू अचीव दिस गोल।
मैं पिछली बार आपके साथ चर्चा कर रहा था कि न्यूजीलैंड में 9 मिनट में एक बच्चा पैदा होता है और भारत में हर मिनट में 50 बच्चे पैदा होते हैं। न्यूजीलैंड में बच्चा एक पैदा हो रहा है 9 मिनट के बाद, और इतनी देर में भारत में 450 बच्चे पैदा हो गए। 1 और 450 का गैप कितना बड़ा है, इसको कैसा करना पड़ेगा, इसके लिए क्या क्या प्रयास करने पड़ेंगे, आज हम उसकी चिंता करेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था और अब भी दोहरा रहा हूं, 4% पीने का जल हमारे पास है और जनसंख्या 20% है। एक गिलास पानी और उसको पीने वाले 5 लोग, कैसे चलेगा? भारत के सामने ये संकट का विषय है, हमें इसको समझना पड़ेगा। मैं तो हरिद्वार में रहता हूँ, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की पावन सन्निधि में मुझे रहने का अवसर मिलता है। यहाँ जानकी गंगा भी है, माँ गंगा का भी पवित्र पानी जल यहाँ पर उपलब्ध है, दिव्य जल उपलब्ध है। परंतु जब मैं गंगोत्री गया श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ, भोजवासा पहुंचा तो पता चला कि अरे जो गंगोत्री मंदिर है वहां से जो गौमुख था वो खिसकते खिसकते 14 किलोमीटर और आगे चले गया है। पीड़ा हुई, हम अपने संसाधनों को रक्षा नहीं कर पा रहे। जिन पहाड़ी क्षेत्रों को हम अपना गौरव स्थान समझते हैं, जिन्हें पर्यटन के लिए मूल स्थान समझते हैं, वहां पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो कुल्लू मनाली हो, चाहे वो मंसूरी हो, चाहे वो नैनीताल हो, वो सारे उस प्राकृतिक वातावरण को खराब कर रहा है। संख्या बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि स्थान में कमी है, स्थान बहुत अच्छे हैं, परंतु लगातार संख्या बढ़ रही है। इतने पॉल्यूटेड व्हीकल्स वहां जा रहे हैं, हमें रोकना होगा। गंगोत्री तक, यमुनोत्री तक हम देख रहे हैं कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर टूट रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के 2 दृश्य मेरी आंखों के सामने आज भी तैरते, मैं आंखें बंद करता हूं और वो दृश्य मेरे सामने होते हैं। एक दृश्य है गंगोत्री और दूसरा दृश्य है मानसरोवर का। परंतु उसके साथ एक तीसरा दृश्य जो मुझे लगातार बीच बीच में स्मरण करवाता रहता है और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ उस दिव्य अनुभूति को करवाता है, वह मेरी उस कनाडा यात्रा का दृश्य है। मैं हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहा था, जब मैं नीचे देख रहा था तो ग्लेशियर टूट रहे थे और इतना सुंदर वो दृश्य था, और नीले रंग का जल किस प्रकार प्रवाहमान हो रहा है। आज समझ में आता है कि ये किस प्रकार की प्रक्रिया चलती है। जल से वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से बर्फ़ का निर्माण, बर्फ़ की वर्षा, बर्फ़ के साथ साथ फिर पिघलना और फिर नदी बनकर वापस वो जल आता है। अर्थात ये पूरा रोटेशन, एक चक्र चलता है। प्रकृति एक चक्र के रूप में काम करती है। वो चक्र आज भी ठीक चल रहा है, कमियां हमारे स्तर पर हैं। मैं एक तो निवेदन करना चाहूँगा अपनी सरकारों से कि जहाँ जहाँ पर हिली एरिया हैं, जहाँ से नदी के उन्मुख स्थल हैं, उद्गम स्थल हैं, वहाँ पर हमें पर्यटन को कम नहीं करना है, परंतु वहाँ पर इन पॉल्यूटेड गाड़ियों के जाने के प्रवाह को बाधित करना पड़ेगा। साउंड पोल्यूशन वहाँ हो रही है, ट्रैफिक के साथ साथ जो डीजल और पेट्रोल के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है, उससे जो गर्मी बढ़ रही है, उसने हमारे इन सारे प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। और मेरा जो माताजी का स्थान है, उनका जन्म स्थान है, मेरा नानका स्थल है, वो यहीं देहरादून है, हरिद्वार के नज़दीक ही है। देहरादून में एक स्थान मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, उसको सहस्त्रधारा कहते हैं। दोस्तों मित्रों, मैं जब लगभग 20-25 वर्ष पहले जाया करता था तो हजारों धाराएं प्राकृतिक रूप से वहाँ से झरा करती थीं। आज एक भी प्राकृतिक धारा वहाँ से नहीं निकलती, एक भी। डुप्लीकेट वहाँ से आर्टिफिशियल पानी कहीं से इकट्ठा करके अब उस स्थल को प्राकृतिक स्थल के निमित्त बनाकर लोगों को परोसा जा रहा है। मैं दूध सागर गोवा में गया भाई कमलेश जी के साथ, क्या अद्भुत स्थल है स्थल साहब। ऊपर से ट्रेन जाती है और नीचे किस प्रकार वो दूध की तरह पानी बहता है।
यदि किसी को देखना हो तो चेन्नई एक्सप्रेस नाम से एक फिल्म आई थी, उसमें भी आप देख सकते हैं। मैं इस दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं, अपने सौंदर्यों की रक्षा नहीं कर पा रहे। चिंता का विषय ये है, और मैं इस दृष्टिकोण से आपके साथ आज इस बात को साझा कर रहा हूं कि प्राकृतिक सौंदर्य की बात एक है, प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी घटना हो रही है। इतने बड़े बड़े डैम बन रहे हैं। मैं अभी टिहरी डैम को लेकर भी मेरी लगातार चिंता मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। टिहरी डैम इतना बड़ा डैम बना दिया है, उसकी रक्षा और सुरक्षा को लेकर बार बार चिंता होती है साहब। किस लिए बनाया? क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, हमें लाइट चाहिए 24 आवर्स। इन पानी को हम रोक कर गंगा जी के, यमुना जी के जल को रोक के फिर उसको ऊपर से नीचे फेंकते हैं, और उसके बाद इसलिए हमने बार बार ये आंदोलन किया अविरल गंगा, निर्मल गंगा का। ये आवश्यकताएं हैं, परंतु हम इसको परमाणु परियोजनाओं के माध्यम से भी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनके विषय में हमें दोबारा सोचना होगा, आज नहीं तो कल सोचना होगा। जिस प्रकार के विस्फोट किए जा रहे हैं घाटियों में, कितने बड़े घातक हो सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। ये हिमालय कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा युवा यदि कोई पहाड़ हैं तो हिमालय की तलहटी में हैं। किस प्रकार ये दरक रहे हैं, खिसक रहे हैं, किस प्रकार यहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं। हमारे सामने केदारनाथ की इतनी बड़ी घटना, हजारों लोग, ऑन रिकॉर्ड 4,500-5 हज़ार लोग हैं साहब। लोग तो कहते हैं कि शायद इससे 5 या 10 गुना बड़ी संख्या रही होगी जो गई और वापस नहीं आई। इस बात को आप समझिए। हम अपने प्राकृतिक स्थलों को, अपने दैवीय स्थलों की हमें रक्षा की बात तो करनी है। उन सब के पीछे जो बड़ा मूल तत्व है बेरोजगारी। आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार दें, 10 करोड़ लोग नए पैदा कर दीजिए। आप कितने रोजगार पैदा करेंगे और कहां से करेंगे? और जब ये बेरोजगार लोग सड़कों पे घूमेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? ये लूटपाट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? आज महिला और पुरुष की जो दर है वो चिंतनीय है साहब। मुझे अभिनंदन करना चाहता हूं मैं हरियाणा सरकार का, जिन्होंने मेल फीमेल की जो रेशो थी, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया था, कहीं 100 का अंतर आ गया था, अब वो अंतर लगभग 40-45 का अंतर रह गया है। ये छोटे घटनाक्रम नहीं है, हम सब लोगों को इस विषय में चिंतन करना होगा। आज लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं, रेप बढ़ रहा है, अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग दिनों दिन काम कम करके कुछ चंद दिनों में ही अमीर होना चाहते हैं। ये वैभवशाली संस्कृति जो छा रही है, ये खेती से दूर होता जा रहा जो हमारा समाज है, ये आखिर जा किस ओर रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों मित्रों, मैं आज आपके साथ इसी बात को लेकर आगे चिंतन कर रहा था कि आखिर इस राष्ट्रीय त्रासदी को, राष्ट्रीय आपदा को, राष्ट्रीय समस्या को हम कैसे सुलझा सकते हैं। पहली बात, हमें अपनी संवेदना को बढ़ाना है। जनसंख्या नियंत्रण की बात हमें करनी ही होगी। हमें संवेदनशील होना होगा, और केवल मात्र किसी एक जाति, एक समुदाय, एक धर्म विशेष को नहीं, भारत के हर जाति, हर धर्म, हर समाज, हर समुदाय को उतनी ही जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ इसे राष्ट्रीय समस्या समझकर, किसी एक जाति धर्म विशेष के साथ इसको जोड़कर नहीं। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, मां भारती के वैभव के लिए हमें काम करना है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का वह सपना कि दिव्य भारत बने, भव्य भारत बने। भारत भव्य कब बनेगा? जब संसाधन अधिक होंगे, व्यक्ति कम होंगे। भारत दिव्य कब बनेगा? जब हम सबकी शिक्षा, सबके स्वास्थ्य, सबके रोजगार की चिंता ही नहीं कर पाए, उसको सुनिश्चित कर पाए, उत्तम से उत्तम शिक्षा दे पाए, उत्तम से उत्तम रोजगार दे पाए, उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य की रक्षा कर पाए। ये क्या साहब, छोटा सा एक वायरस आता है और हमारी स्वास्थ्य समस्याएं, हमारे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर धाराशायी हो जाता है। वास्तविकता है 25 लाख के एक जिले में
2500 लोगों को सरकारी बेड की व्यवस्था नहीं है। 1% लोगों को रोक लो आप, 1% लोगों को संभालने की व्यवस्था नहीं है। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे? हर रोज पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम बढ़ाते हैं 2500 से 2000 करेंगे तो 2000 और बढ़ाएंगे, 4500 करेंगे, संख्या बढ़ जाएगी 1.5 गुना। कैसे करेंगे? इतना धन, इतनी व्यवस्था कहाँ से लाएंगे? हमें कुछ ना कुछ चिंतन आरंभ करना होगा और भारत को एक राष्ट्रीय नीति के नाते इसको संसद में लाना होगा। मुझे अच्छा लगा, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर राकेश सिन्हा जी, दिल्ली के आंदोलन में जून 4 की घटना के बाद वह आगे आए और उन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक का लोकार्पण करवाया और वास्तविकता बताई दुनिया को कि यूपीए की सरकार ने किस प्रकार सत्याग्रह करने वाले, रात को सोए हुए लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया था। क्या कह रहे थे वो? इतना ही तो कह रहे थे कि गरीबी मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, एक वैभव संपन्न भारत हो, इतनी तो डिमांड थी। क्यों लाठी डंडे चलाए गए, क्यों गोलियां चलाई गईं? ये बात को रखने वाले आज वो साथी राज्यसभा के सांसद हैं और बहुत मुखर सांसद हैं। मेरी मुराद डॉक्टर राकेश सिन्हा से है। उन्होंने 2019 में एक बिल रखा, भारत की जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ सोचना चाहिए, एक चिंतन उन्होंने रखा। मुझे अच्छा लगा जब हमारे भाई अश्विनी उपाध्याय जी, जो मेरे बहुत प्रिय साथी हैं और एडवोकेट हैं, एक आंदोलन के समय में वो हमारे साथ काम किया करते थे दिल्ली के आंदोलन में, वह डॉक्टर भाई अश्विनी उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत काम किया। अब प्राइवेट बिल संसद में आने वाला है। मैं इस नाते इस आपको मुखर करना चाहता हूं कि केवल मात्र संसद में चर्चा का विषय ना बने, केवल वहां चर्चा होकर समाप्त ना हो जाए। ये आम हर व्यक्ति की मानसिकता में एक समस्या, उसका समाधान, उस पर चिंतन आरंभ हो। भारत के राजनीति में एक बहुत बड़ा काला घटना चक्र हुआ जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं। 1975 से लेकर 1977 के बीच में इंदिरा गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट का एक निर्णय आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और उस निर्णय के विपरीत जाकर उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। परंतु उस वक्त एक चिंतन जरूर अवश्य हुआ था, एक सकारात्मक चिंतन कहें, नकारात्मक चिंतन करें, मैं इस पे विचार पे अपना कोई मत नहीं रखना चाहता हूं। परंतु उन्होंने नसबंदी करवाई थी और जबरदस्ती करवाई थी। कुछ लोगों को जबरदस्ती कहा था कि आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तमिलनाडु की भाषा पढ़ाई थी। हरियाणा में हमारे एक चौधरी बंसीलाल जी हैं, वो उस वक्त एक प्रभावी मंत्री थे, तमिलनाडु की भाषा यहाँ पढ़ाई गई। मुझे अच्छा लगा। उस वक्त चाहे नकारात्मक दृष्टिकोण से पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी करवाई गई, ठीक नहीं था, परंतु उसके पीछे का जो विचार था, कहीं उसकी आवश्यकता थी, तरीका गलत था। यदि उस वक्त ये चिंतन आगे बढ़ जाता तो आज भारत को ये देखना नहीं पड़ता, जिस प्रकार की हम आज स्थितियों से निकल रहे हैं, वो स्थितियों से निकलना नहीं पड़ता। आज भारत को अपनी जल समस्या के लिए जूझना पड़ रहा है, आज भू समस्या के लिए, भोजन की समस्या के लिए। हमारे किसानों की मेहनत कितनी बड़ी है साहब। लोग बढ़ रहे हैं परंतु किसान अपनी मेहनत को बढ़ा रहे हैं और उनके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। कब तक करेंगे? आज किसानों को आवश्यकता पड़ती है, उसकी व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती, वो अपना मकान बनाने के लिए अपनी भूमि बेचता है, और जैसे जैसे भूमि कम होती जा रही है, खेती कम होती जा रही है, खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्या होगा आप समझ सकते हैं। किसानों की बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनकी मेहनत को हमें गौरव देना चाहिए। ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की पीड़ा के स्वर हैं, ये भारत स्वाभिमान की पीड़ा के स्वर हैं, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो दिन गए जब विनोबा भावे बाहर निकलेंगे, बापू आमटे बाहर निकलेंगे और वो लोगों से कहेंगे भूदान करो, और लोग हजारों लाखों एकड़ भूमि दान में कर देंगे। अब वो स्थिति नहीं है। जिस बच्चे के पास माँ बाप के पास 4 एकड़ भूमि थी, 4 बच्चे थे, उनके पास 1-1 एकड़ आ गया। अब उनके आगे 3 या 4 बच्चे हैं, उनके पास अब 1 एकड़ की बजाय
हजार हजार गज बच गया और आगे 2 या 3-4 बच्चे हैं, 500-500 गज बच गया, 200-200 गज बच गया। कहाँ खेती करेंगे, कहाँ प्लॉट बनाएंगे, कहाँ रहेंगे और कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ से रोजगार देगी, कितने रोजगार पैदा कर लेगी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें। हर बच्चा खड़ा होता है मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। मुझे अच्छा लगा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को पिछले 25 वर्षों से कह रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और आत्मनिर्भर बनेगा स्वदेशी से, स्वदेशी उद्योगों की रक्षा से, स्वदेशी उद्योग खड़े करने से। हम हर व्यक्ति उठता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, हर व्यक्ति उठता है कि मुझे प्राइवेट नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए। आवश्यकता यह है कि अब रोजगार लेने की बात ना करें, रोजगार देने की बात करें, तब बचेगा भारत। आप में से कुछ युवा उठें, योग को रोजगार के दृष्टिकोण से, प्राकृतिक चिकित्सा को, आयुर्वेद को रोजगार के दृष्टिकोण से लेकर आगे चल रहे हैं। बहुत अच्छा, मैं जानता हूं 50,000 से 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमें पतंजलि वेलनेस सेंटर 1000 तत्काल खड़ा करने, और मैं तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को जानता हूं कि वो जो संकल्प लेते हैं वो ईश्वरीय कृपा से होता है और वो पूर्ण होता है। 1000 से 10,000 पतंजलि वेलनेस सेंटर खुलेंगे, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा को आप उसमें अपना सकते हैं। जनसंख्या अपने आप में जो एक आपदा के रूप में, एक समस्या के, राष्ट्रीय समस्या के रूप में बन गई है, उसका समाधान कैसे करें, उसके लिए कुछ लोगों को तो आकर्षण देना पड़ेगा ताकि लोग सेल्फ मोटिवेट होकर इस पर कार्य करें। जैसे सरकारी कर्मचारियों को कुछ इंक्रीमेंट दी जा सकती है, प्लॉट में सब्सिडी दी जा सकती है, बिजली, पानी, हाउस टैक्स में कुछ छूट दी जा सकती है। मुझे अच्छा लगा जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने एक अच्छी पहल की है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, ईओडब्ल्यू क्षेत्र से है, वीकर सेक्शन से है, आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र से है, यदि वहाँ पर एक लड़का व्यक्ति रखेगा, दूसरा बच्चा नहीं करेगा तो उसको 80,000 रुपये, और यदि एक लड़की ही करेगा तो उसको 1 लाख रुपये देने की प्रस्तावना है। उसको सरकारी नौकरी दी जा सकती है, विद्यालय में भर्ती, विद्यालय में उसके लिए सीट सुरक्षित की जा सकती है। ऐसे बहुत प्रकार के आकर्षणों के ऊपर उत्साहित करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए नई नई स्कीम्स प्रस्तावित की जा रही हैं। आप भी इस विषय में विचार कर सकते हैं, और केवल मात्र आकर्षण से, उनको लाभ मिलने से लोग उस तरफ जाएंगे, ये संख्या 60% होगी, परंतु 40% ऐसी संख्या होगी, तब भी हमें क्या लेना देना, उनको सूचना भी नहीं मिलेगी, उनको नकारात्मक सिखाया जाएगा। तो उनके लिए कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कटौती का भी प्रावधान होना चाहिए, कुछ आप इस शब्द में भी कह सकते हैं, कुछ दंड का भी प्रावधान होना चाहिए, ताकि वो उससे दूर हों। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है UNDP, उसमें भारत के लिए गोल तय किया गया है। भारत उस गोल को अचीव तब कर सकता है जब उसकी जनसंख्या नियंत्रण हो। हम ये कह सकते हैं कि एक सुझाव दे सकते हैं सरकार के सामने, लोगों के सामने एक विचार रख सकते हैं कि उनको राजकीय सुविधा ना मिले, उनको सब्सिडी ना मिले, उनको चुनाव नहीं लड़ने की बाध्यता की दी जाए कि यदि आपके बच्चे 2 और उनके 2, ये नारा हम कब से सुन रहे हैं, परंतु यदि इस पे कानून भी बना कुछ जगह पर, मुझे अच्छे से इस विषय में जानकारी नहीं है, परंतु केंद्र में, राज्य में कुछ ऐसा कानून है, इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। चुनाव वही लड़ सकता है जो इस जनसंख्या नीति का पालन करने वाला व्यक्ति हो। प्रमोशन उसको ही मिलेगी जो इस जनसंख्या नीति का पालन करे। गवर्नमेंट नौकरी उनको मिलेगी, गवर्नमेंट का प्लॉट उसको मिलेगा, उसको सब्सिडी मिलेगी। ऐसे से कुछ यदि हम चीज़ों का प्रावधान कर दें, कुछ कटौतियां कर दें, कुछ हानि या दंड का निर्णय कर दें, तो उन लोगों को बाध्य भी करना पड़ेगा। देखिए, आज चीन हमारे बड़े प्रतिद्वंदी के दुश्मन के रूप में खड़ा है। चीन का हमारे से क्षेत्रफल 3 गुना बड़ा है, अर्थात वहां 140 लोग रह रहे हैं 3 कोठियों में, और हमारे यहां 140 लोग रह रहे हैं एक ही कोठी में। अब ये आपको अंतर समझना होगा। 3 गुना बड़ा चीन, उसके संसाधन 3 गुना बड़े, और लड़ने वाले लोग उसके पास 140 करोड़ ही, और हमारे पास 140। 2030 में हम चीन को भी क्रॉस कर जाएंगे।
चीन की जनसंख्या का दर कम है और हमारी जनसंख्या का दर बहुत ज़्यादा है। आइए, महिला पुरुषों की जो जन्म दर है उसके अंदर जो इम्बैलेंस है उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। आप उसको समझ रहे हैं, मैंने उसका चिंतन आपके सामने रखा है कि जिस प्रकार की ये घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें उसको भी ध्यान रखना होगा, और जिस प्रकार भीड़ झगड़े बढ़ रहे हैं उसमें जनसंख्या नियंत्रण करने का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस राष्ट्रीय आपदा को, राष्ट्रीय समस्या को हमें जितनी जल्दी हम समझना चाहें समझें, जितना आवश्यक हो उसमें भागीदारी करें। और मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि यदि हम और आप लोग ही इस ओर नहीं सोचेंगे, हम लोगों को ये चेतना नहीं पैदा करेंगे, लोगों के अंदर ये जागृति पैदा नहीं करेंगे, तो भारत की विचारधारा कैसे बदलेगी, थॉट प्रोसेस कैसे बदलेगा? क्योंकि भारत नहीं भूमि का टुकड़ा, जन जन की ये माटी है, ये तो मेरे और आपके विचारों से बना हुआ भारत है। भारत की मूल आत्मा ऋषि संस्कृति की आत्मा है। यहां का कोई बच्चा यदि भूख से मर जाए, आपको और हमें पीड़ा होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप भूखमरी मुक्त, गरीबी मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं, नशा मुक्त, परंतु सबको रोजगार मिले, स्वदेशी युक्त, स्वरोजगार युक्त भारत देखना चाहते हैं, आर्थिक शक्ति संपन्न परम वैभवशाली भारत देखना चाहते हैं, दिव्य और भव्य भारत देखना चाहते हैं, आइए तो हम इस राष्ट्रीय आपदा के लिए एक राष्ट्रीय नीति लेकर आएं। भारत की इस जनसंख्या राष्ट्रीय नीति जल्दी बने, ऐसी भारत सरकार से गुजारिश करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय भारत, जय भारती।